हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। जो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी और साथ ही साथ थोड़ी हार्मफुल भी थी। खैर, फिलहाल के लिए तो रेहान इस फ्री एडवर्टाइजमेंट और सक्सेस को एंजॉय कर रहा था और बाकी बातें उसने टाइम पर छोड़ दी थी। एक तरफ इंटरनेट पर अपनी एक बहस चल रही थी, तो वहीं इन सबसे अलग आइलैंड पर डायरेक्टर नवीन के डायरेक्शन में उनके क्रू मेंबर्स सेट को तैयार कर रहे थे। रहने की व्यवस्था पहले ही सॉल्व हो चुकी थी और कैंप साइट को भी तैयार कर लिया गया था। हालांकि कहीं ना कहीं यहां की सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी, क्योंकि रेहान जानता था कि उसकी फिल्म में 2 वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार काम कर रही है। कहीं ना कहीं सिया और अवनी को ऐसी जगहों पर रहने की आदत भी नहीं थी। रेहान खुद भी नहीं चाहता था कि यह लोग इस तरह कंटेनर या कैंप में रहे। इसीलिए किस्मत से रेहान की रॉयल यट सिंगल हनवेल वही समुद्र किनारे ही पार्क थी। उस पर रहने की और खाने पीने की व्यवस्था काफी ज्यादा अच्छी थी, बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल की तरह। कियारा, रेहान, अमन, यह सब लोग यर्ड पर ही रुक रहे स्वभाव शिवाय। इसीलिए रेहान ने सिया और अवनी को भी वहीं डा पर ही रुकने के लिए कहा। लगभग 1 महीना बीत गया और शूटिंग इसी तरह आराम से होती रही। आइलैंड पर जो समुद्र भरने का काम चल रहा था वह भी साथ साथ होता रहा और रेहान और अमन ने इस पर भी अपना ध्यान बनाए रखा। 1 महीने के दौरान आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट आए हुए थे, क्योंकि जब से इंटरनेट पर यह बात फैली थी कि रेहान की इस मूवी में एक भयंकर खतरनाक मॉन्स्टर काम कर रहा है जो रियल है, और साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी सिया भी इस फिल्म में काम कर रही है, तो सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए और शूटिंग देखने के लिए टूरिस्ट बनकर यहां आने लगे। रेहान ने भी इस बात का पूरा फायदा उठाया और इमरान को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो और इन लोगों को अच्छे से यहां पर घुमाया जाए। और साथ ही साथ इमरान को यह भी कह दिया गया कि एक ट्रैवल कंपनी बना ली जाए ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो इस वक्त पूरे आइलैंड पर कोई भी होटल फैसिलिटी नहीं थी और ना ही यहां पर अभी तक कोई भी बिल्डिंग बनी थी जहां टूरिस्ट रुक सके या आराम कर सके, पर फिर भी 1 डे टूर के हिसाब से अभी भी लोग इस आइलैंड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। वैसे तो प्री बुकिंग हो रही थी, पर ऐसा भी हो रहा था कि लास्ट मिनट पर टूरिस्ट यहां घूमने के लिए आ रहे थे। हालांकि इस बात से भी इमरान या बाकी किसी ने कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं की और सभी लोगों का दिल खोलकर वेलकम किया। लोग यहां पर ज्यादातर लिटिल गोरिल्ला को देखने ही आ रहे थे। हालांकि आखिरी बार जब लिटिल गोरिल्ला हर्ष और उसकी टीम को देखा था, उसके बाद से अभी तक किसी भी टूरिस्ट को नहीं देखा था, जिसकी वजह से यहां आने वाले टूरिस्ट थोड़ा सा हताश हो गए थे। वैसे बहुत हद तक इस आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी ने यहां आने वाले टूरिस्ट की उदासी को और हताशा को दूर कर दिया था और लोग लिटिल गोरिल्ला के ना मिलने पर भी यहां की खूबसूरती और नजारे को देखकर ही खुश हो गए थे। और यहां आकर जो चीज टूरिस्ट को सबसे ज्यादा पसंद आ रही थी वह थी यहां के वाटरफॉल के पास का नजारा। वाकई इस नजारे को देखकर यहां आने वाला हर एक इंसान अपने आप को खुशनसीब समझ रहा था, क्योंकि शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीचों बीच इतना सुकून और खूबसूरती देखकर हर किसी का मन फलित हो रहा था। लगभग 1 महीना बीत गया था और शूटिंग बहुत ही आराम से हो रही थी। इस दौरान आइलैंड पर टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण लिटिल गोरिल्ला था, जिसे देखने के लिए लोग यहां आ रहे थे। हालांकि उस दिन के बाद से लिटिल गोरिल्ला कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह शूटिंग पर ही ज्यादातर बिजी रहता था। इस वजह से लोग थोड़ा हताश जरूर हुए थे, पर आइलैंड की खूबसूरती को देखकर उनकी हताशा दूर हो गई और उन्हें लगने लगा कि शायद यहां आना उनका वेस्ट नहीं हुआ और उन्हें शहर की चकाचौंध से दूर नेचर की इस खूबसूरती को देखने का मौका मिल गया। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड। इस आई की सबसे असली चमक तो वो मून था जिसके कारण इसका नाम पड़ा था। पर अभी यह बात शायद सीक्रेट रखी जा रही थी, पर फिर भी यहां आए हुए लोग हताश नहीं हुए, क्योंकि यहां देखने के लिए भले ही बिल्डिंग्स नहीं थी,
पर एक खूबसूरत झरना था जिसने इस पूरे आइलैंड को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। ऊंचाई पर जाकर जिस तरह से वह झरना बना हुआ था उसे देखकर लोग काफी ज्यादा खुश भी थे और हैरान भी, पर कोई भी वहां जा नहीं सकता था, सिर्फ नीचे से खड़े होकर ही देख सकता था, क्योंकि वहां जाने की हिम्मत सिर्फ लिटिल गोरिल्ला में थी। पिछले 1 महीने में यहां पर इतने सारे लोग आए थे कि इस आइलैंड की पॉपुलर लगातार बढ़ती जा रही थी। पूरे इंटरनेट पर इस आइलैंड को लेकर बहुत सारी पिक्चर्स, फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे थे, जिसकी वजह से डेवलप होने से पहले ही इस आइलैंड को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मिल चुकी थी। इतने सारे टूरिस्ट देखकर रेहान ने आइलैंड की टिकट तक चार्ज करनी शुरू कर दी थी और एक टिकट का अमाउंट लगभग 000 था। इतनी महंगी टिकट होने के बाद भी लोग लगातार यहां पर आ रही थी और यहां टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन रेहान अपनी यट में एक कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहा था। तभी इमरान जल्दी से उसके पास आया और उससे बोला, बॉस, पिछले 1 महीने में हमारे यहां जितने भी टूरिस्ट आए हैं उनसे हमें यह इनकम हुई है। इतना कहकर इमरान ने मंथली इनकम रिपोर्ट को रेहान को सौंप दिया। जैसे ही रेहान ने उस रिपोर्ट को देखा तो एकदम हैरान रह गया। उसने सरप्राइजिंगली कहा, क्या बिना बुलाए या इनवाइट किए हुए ही पिछले 1 महीने में यहां पर इतने लोग आए हैं कि हमारी इनकम मिलियन में आ चुकी है? रेहान का सवाल सुनकर इमरान ने खुश होते हुए कहा, यस बॉस, आपने बिल्कुल सही देखा है और यह इनकम सिर्फ टिकट से है। अगर हम आइलैंड पर फर्स्ट फेज का काम या डेवलपमेंट का काम पूरा कर देते हैं और बेसिक फैसिलिटी यहां अवेलेबल करवा देते हैं तो हमारी इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। शीकी इमरान की बात सुनकर रेहान ने सहमत होते हुए कहा, पहले मैंने भी सोचा था कि यहां डेवलपमेंट होने के बाद ये आइलैंड टूरिस्ट के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये सक्सेस मुझे इतनी जल्दी देखने को मिलेगी। यहां अभी तक बेसिक डेवलपमेंट का काम भी नहीं हुआ है और लोग हमारे आइलैंड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। 1 महीने में सिर्फ टिकट के पैसे से मिलियन में रुपए या टर्नओवर होना काफी बड़ी बात थी। हालांकि यह पैसे या अमाउंट रेहान के किए इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ भी नहीं थी। उसके लिए ना मिलियन बिल्कुल इतने ही थे जितने एक भरे समुद्र में किसी ने एक बूंद पानी डाल दिया हो, पर फिर भी शुरुआत का इतना बेहतर होना ही सब लोगों को काफी खुश कर रहा था। रेहान भी जानता था कि इस खाली आइलैंड पर, जहां फिलहाल नेचुरल खूबसूरती के अलावा और कुछ भी नहीं है, वहां पर इतनी इनकम होना भी काफी बड़ी बात है। एक बार जब यहां पर फर्स्ट फेज का डेवलपमेंट का काम पूरा हो जाएगा तब यहां पर कई गुना टूरिस्ट आने लगेंगे और फर्स्ट फेज के डेवलपमेंट के बाद यहां पर कुछ बेसिक सर्विसेज भी टूरिस्ट को दी जाने लगेंगी, जिससे इन लोगों की कमाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सब बातें सोचकर रेहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और इमरान को ऑर्डर देते हुए बोला, ठीक है, इसी ऑर्डर को मेंटेन करो, पर एक बात का ध्यान रखना, पैसे कमाते वक्त हमें किसी भी तरह से यहाँ के इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है और ना ही यहाँ आने वाले टूरिस्ट को ऐसा कुछ भी करने देना है। इसीलिए उन लोगों पर पूरी नजर रखना। रेहान की बात से इमरान पूरी तरह से सहमत था। उसने आगे बढ़कर रेहान से कहा, यस बॉस, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस पूरे आइलैंड पर हमारी सबसे बड़ी धरोहर यहाँ का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही है। मैं अभी अपने सब ऑर्डिनेंस को ऑर्डर देता हूँ कि वह लोग और ज्यादा अवेयर हो जाए और केयरफुली यहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। इमरान की बात सुनकर रेहान ने उसे कहा, ठीक है इमरान, तुम यहाँ पर यह सब कुछ संभाल लो, मुझे किसी काम से वापस हिजू जाना होगा। असल में अभी तक 1 महीना हो चुका था और रेहान को अपना जेड स्टोन, जिसकी नक्काश का काम उसने मिस्टर मेहरा को दिया था, उसे लेने वापस उनकी शॉप पर जाना था। इस बार रेहान किसी को भी अपने साथ नहीं लेकर आया, सिवाय मैगी के। जैसे ही रेहान और मैगी यजू वापस आए तो वे लोग तुरंत मिस्टर मेहरा के वर्कशॉप की तरफ चले गए। लास्ट टाइम जब वे लोग यहां पर आए थे तो आसपास काफी ज्यादा शांति थी, पर इस बार रेहान और मैगी दोनों ही थोड़े सरप्राइज लग रहे थे, क्योंकि इस बार मिस्टर मेहरा की वर्कशॉप के आसपास काफी ज्यादा हलचल थी। जैसे ही रेहान और मैगी उस वर्कशॉप में पहुंचे तो वहां पर रिसेप्शन एरिया में मिडिल एज के कुछ लोगों को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये सभी लोग शायद काफी अच्छे कपड़े से सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं।
रेहान को ऐसा इसीलिए लग रहा था क्योंकि वहां बैठे हुए लगभग हर एक इंसान ने अच्छे कपड़ों के साथ साथ ब्रांडेड घड़ी और शूज पहने हुए थे और साथ ही साथ उन सब के बाल बहुत ही अच्छे से बनाए हुए थे, जिससे उन लोगों का काफी अच्छा इंप्रेशन जम रहा था। इन सब बातों पर गौर करते करते रेहान का ध्यान अचानक से वहां बैठे हुए लोगों की बातों पर गया। इन लोगों को और उनके एक्सप्रेशन को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह लोग किसी बात पर बहस कर रहे हैं। तभी वहां बैठे हुए लोगों में एक बार फिर से बहस शुरू हो गई और उनकी आवाज तेज होने लगी। मिस्टर मेहरा हमेशा से ही जैद की शिपका में बहुत ही अच्छे रहे हैं। तुम दोनों जो जेब लेकर आए हो वह उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है जितना अच्छा मेरा है, इसीलिए अच्छा होगा अगर तुम लोग यहां बिना वजह अपना टाइम खराब ना करो। यह बात तुमसे किसने कही? मेरा जेड स्टोन एक ऑथेंटिक पीस है और तुम्हारे लाए हुए जेड स्टोन से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, लगता है किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। यह एक वाहियात किस्म का पत्थर है और इसकी क्वालिटी भी पूरी तरह से बेकार है। जैसे ही रेहान ने इन सब लोगों की बातें सुनी तो उसे समझ आ गया कि यह सभी लोग यहां पर मिस्टर मेहरा से अपने जड़ स्टोन पर शिल्पकला के लिए आए हैं। हालांकि मिस्टर मेहरा की अब उम्र हो चुकी है और शिल्पकार का काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। ऐसे में यहां आए हुए सभी लोगों का काम कर पाना मिस्टर मेहरा के लिए भी मुश्किल होगा। शायद इसीलिए यह लोग आपस में झगड़ रहे हैं, जिससे इन लोगों का कंपटीशन कम हो जाए। जैसे ही रेहान वहां पहुंचा तो इन लोगों ने बस एक नजर उसे देखा और फिर से अपनी बातों में लग गए। किसी से भी रेहान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, उन लोगों का ध्यान मैगी पर जरूर था जो रेहान के पीछे पीछे ही आ रही थी। इनके जैसे मिडिल एज लोगों को सिर्फ मैगी जैसी खूबसूरत और क्यूट लड़कियां ही पसंद आती थी और शायद इस तरह के सक्सेसफुल मिडिल एज बॉस के लिए ऐसी लड़कियां काफी पसंदीदा होती थी और मैगी भी कुछ ऐसी ही दिखती थी। भले ही वह चाहे जितना सख्त होने की कोशिश करे, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक क्यूटनेस थी जिसे चाहकर भी मैगी अपने चेहरे से हटा नहीं सकती थी। वहां बैठे हुए लगभग हर एक इंसान की नजर इस वक्त मैगी पर ही थी। तभी एक मिडिल एज आदमी ने रेहान से पूछ लिया, भाई तुम यहां पर क्या कर रहे हो? जैसे ही इस आदमी ने रेहान से सवाल पूछा तो तुरंत ही उसने अपनी आंखें मैगी की तरफ शिफ्ट कर ली और ललचाई हुई आंखों से उसको ऊपर से नीचे देखने लगा। रेहान ने इस आदमी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और चलकर वहां से आगे बढ़ गया। रेहान को अच्छे से पता था कि इस आदमी के दिमाग में इस वक्त क्या बेकार ख्याल चल रहे हैं। जब भी रेहान कहीं बाहर जाता था तो मैगी हमेशा उसके साथ ही रहती थी और इस दौरान अक्सर रेहान को इस तरह के लोगों से मिलना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि रेहान इन लोगों से डरता था, इसीलिए इन लोगों को इग्नोर कर रहा था। असल में रेहान को लगता था कि इनके जैसे घटिया लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभी लोग पूरी तरह से बेकार हैं और फिर मित्तल खानदान का वारिस होने के नाते उसे इनके जैसे छोटे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जिनकी सोच सिर्फ लड़कियों के आसपास घूमती है। जब उस आदमी ने देखा कि रेहान उसे कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसने हार नहीं मानी और बेशर्मी की हद पार करते हुए सीधा मैगी से बात करने लगा। इंटरेस्टिंग। हे गर्ल, क्या तुम बता सकती हो कुछ अपने बारे में? हम सब लोग जानना चाहते हैं। मैगी की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि कोई भी खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रहा था। ऊपर से उसका टेम्परामेंट और एटीट्यूड जिसे देखकर कोई भी कायल हो जाए, लोगों को उससे बात करने के लिए और भी ज्यादा उकसा रहा था। इस आदमी की बकवास सुनकर मैगी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से हर बार की तरह कहा। गेट लॉस्ट मैगी का ऐसा जवाब सुनकर भी वह आदमी रुका नहीं और उसने बेशर्मी की हद पार करते हुए मैगी से कहा, ऐसा मत कहो वरना मेरा दिल दुखी हो जाएगा। देखो, मेरे पास टॉप ग्रेड का जड स्टोन है। अगर तुम मेरे साथ लंच पर चलती हो तो मैं यह जेड स्टोन तुम्हें दे दूंगा। ओके। इतना कहकर उस आदमी ने बहुत ही घमंड के साथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ अखरोट की साइज का एक जेड स्टोन मैगी के सामने कर दिया। इस आदमी को लगता था कि भले ही मैगी और रेहान, इन दोनों का ही रास और एटीट्यूड थोड़ा अलग है, पर फिर भी देखने में यह दोनों बहुत ही सिंपल हैं और जरूर इन दोनों का कोई खास स्टेटस नहीं होगा। इस आदमी को लग रहा था कि जरूर यह दोनों कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है
और यही सोचकर यह आदमी बिना शर्म या डर के मैगी के साथ बदतमीजी कर रहा था। मैगी कभी भी उन लोगों के साथ ज्यादा पोलाइट नहीं रहती थी जिन्हें अपनी हद नहीं पता थी या जो जानबूझकर इसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता था। पर इस बार मैगी ने उस आदमी के हाथ से वह जेड स्टोन का टुकड़ा लिया और अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल ले आए। जैसे ही मैगी ने उस जेड स्टोन को अपने हाथ में लिया तो उसके हाथ के दबाव की वजह से वह जेड स्टोन एक ही बार में पाउडर बन गया। जैसे ही वहां बैठे हुए लोगों ने यह नजारा देखा तो लगभग सभी की आंखें बाहर आ गईं। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे यह लोग कोई सपना देख रहे हैं। वहां बैठा हर एक इंसान बार बार अपनी आंखों को रब करके देखने लगा। जिस आदमी ने इस जेड स्टोन को मैगी को दिया था उसका तो जैसे जबड़ा ही बाहर आ गया था। उसने एकदम दंग होते हुए अपने उसे प्रेशियस और कीमती जेड स्टोन को देखा जो अभी तक उसके लिए जाना था और अब कुछ ही पल में वह कोई पाउडर बन चुका था जिसे अभी अभी मैगी ने फूंक मारकर जमीन पर गिरा दिया था। यह नजारा देखकर कुछ देर तक वह बैठा हर एक इंसान इसी तरह हैरान होकर और दंग होकर मैगी को देखने लगा। पर जल्दी ही सभी लोग संभल गए और अपनी आंखों को मैगी पर से हटा लिया और इधर उधर देखने लगे। जिस आदमी का वह जेड स्टोन था वह भी कुछ ही देर बाद सदमे से बाहर आ गया और अपनी लड़खड़ाते हुए जवान से बोला, मेरा जेड। उस आदमी को देखकर मैगी ने बहुत ही कॉल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, अगर दोबारा मेरा रास्ता रोक की कोशिश भी की तो इस बार यह जेड स्टोन नहीं बल्कि तुम्हारा सिर होगा। मैगी की यह धमकी सुनकर वह आदमी इतना ज्यादा डर गया कि वही खड़े खड़े कांपने लगा। अब शायद इस सब के बाद उसके दिमाग में इस तरह की गंदे ख्याल बिल्कुल नहीं आए। मिस्टर मेहरा की वर्कशॉप काफी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने अपनी रियल वर्कशॉप को अंदर की तरफ बनाया हुआ था जहां वे बैठकर आराम से काम करते थे और बाहर का रिसेप्शन एरिया इस तरह से तैयार किया गया था जैसे यहां आने वाले लोग आराम से बैठ सके और साथ ही साथ जिन लोगों को मिस्टर मेहरा मिलना नहीं चाहते थे लोग उनकी नजरों में भी ना आए। रेहान सीधे रिसेप्शन एरिया से होते हुए अंदर चला गया और बिना परमिशन के वहां एक रूम की डोर बेल प्रेस कर दी। कुछ ही देर बाद रूही ने दरवाजा खोला और बाहर आई। उसने बिना देखे ही थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं बताया था कि वह बहुत बिजी है, उनके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। कुछ ही देर बाद रूही ने दरवाजा खोला और बाहर आई। उसने बिना देखे ही थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि वह बहुत बिजी है, उनके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। रूही अपनी ही धुन में बोले जा रही थी पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा हुआ इंसान रेहान है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। रेहान को देखकर रूही के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और वह जैसे है जो अभी तक गुस्से में थी एकदम से हैरान हो गई और साथ ही साथ उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट भी साफ देखा जा सकता था। रूही ने सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, सर आई मीन मिस्टर रेहान, आप यहां, मैं आपसे माफी चाहती हूं। मुझे लगा कि आपकी जगह बाहर बैठे हुए लोग हैं। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसे हाथ दिखाते हुए बीच में ही रोक दिया और उससे कहा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मेहरा, या यहीं पर है, राइट? रेहान की बात सुनकर रूही ने तुरंत अपना सिर हिलाया और रेहान को अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। जैसे ही यह नजारा बाहर रिसेप्शन एरिया में बैठे हुए लोगों ने देखा तो एकदम हैरान रह गए। पहले जब उन लोगों ने देखा कि रेहान डायरेक्ट मिस्टर मेहरा के केबिन की डोरबेल बजा रहा है तो वह सब लोग अपने मन में हंसने लगे। उन लोगों ने अपने मन में सोचा कि उनके जैसे बिलियनियर भी बैठकर मिस्टर मेहरा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में रेहान जैसा गरीब और सिंपल सा लड़का कैसे सीधे मिस्टर मेहरा के केबिन में घुस सकता है? और जिस हिसाब से आते ही रेहान मिस्टर मेहरा के कैब की डोर बेल बजा रहा है, उस हिसाब से जरूर मिस्टर मेहरा को अपने काम में डिस्टरबेंस होगा और हो सकता है कि मिस्टर मेहरा गुस्से में आकर रेहान को कुछ कह भी दे। पर किससे पता था कि यहां पर कुछ और ही चल रहा है। जैसे ही मिस्टर मेहरा की स्टूडेंट रूही ने दरवाजा खोला तो उसने न सिर्फ रेहान से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात की बल्कि उसे केबिन के अंदर भी लेकर गई।
इस वक्त वहां बैठे हुए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई गलती कर दी हो। उन लोगों को इस वक्त एहसास हो रहा था कि जरूर यह सिंपल सा दिखने वाला यंग और हैंडसम लड़का कोई पावरफुल बैकग्राउंड रखता है, वरना कभी भी वह इस तरह से डायरेक्ट मिस्टर मेहरा के केबिन में जाने की हिम्मत नहीं करता। और फिर सभी लोग जानते थे कि मिस्टर मेहरा का स्वभाव थोड़ा सा कड़क था। उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था और वह बिना वजह के लोगों को अपने आसपास नहीं रहने देते थे। जैसा मिस्टर मेहरा का स्टेटस और एटीट्यूड था, उस हिसाब से कोई भी उन्हें हल्के में लेने की कोशिश नहीं करता था। पर वहीं रेहान को बहुत ही इज्जत के साथ मिस्टर मेहरा के केबिन में बुलाया गया था और उसे 1 मिनट के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ा। इससे साफ पता चल रहा था कि यह लड़का किसी ताकतवर बैकग्राउंड से आता है। जैसे ही रिसेप्शन एरिया में बैठे हुए लोगों ने अपने मन में मैगी को परेशान करने का सोचा, तो यह सोचकर सब लोगों को एकदम से ठंडा पसीना आने लगा, क्योंकि पहले ही यह लोग मैगी की उस खतरनाक और डरावनी ताकत को देख चुके थे, जिसकी वजह से अभी अभी एक आदमी ने अपना कीमती जड़ खोया था। शायद उसी वक्त इन लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है और ना ही रेहान कोई आम आदमी है। जरूर वह किसी बहुत बड़े और रईस परिवार का वारिस है, वरना वह इतनी ताकतवर और खूबसूरत लड़की को अपना बॉडीगार्ड बनाकर नहीं घूमता। इतनी सारी बातें सोचने के बाद यहां बैठे हुए लोगों में से किसी में भी अब और ज्यादा यहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। वे सब लोग बिना एक शब्द कहे तुरंत वहां से खड़े होकर चले गए। और रही बात मिस्टर मेहरा से मिलकर अपने जेड स्टोन की नक्काशी करवाने की, तो फिलहाल यह एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था, क्योंकि अगर यह लोग यहीं पर रुकते हो सकता है कि इन लोगों की जिंदगी ही न बचे। वहीं दूसरी तरफ जब मिस्टर मेहरा का ध्यान गया कि रेहान यहां आ चुके हैं, तो उन्होंने तुरंत ही अपनी सीट से खड़े होते हुए रेहान को स्माइल देते हुए ग्रीटिंग दी और कहा, वेलकम मिस्टर रेहान, माफी चाहता हूं, मैं खुद आपका वेलकम करने के लिए गेट पर नहीं आ सका। मिस्टर मेहरा की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मिस रूही ने मेरा काफी अच्छे से स्वागत किया है। जैसे ही रूही ने अपना नाम सुना तो उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बाहर गेट पर जो भी हुआ उस सिचुएशन को रेहान को समझाने की कोशिश करते हुए, मिस्टर रेहान, गेट पर जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। असल में हमें हर दिन ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिन्हें हमें गेट पर रोकना पड़ता है। उन लोगों को रोकते हुए मेरा ध्यान नहीं गया और मैंने वह सब बातें आपसे कह दी। आफ्टर ऑल, यहां आने वाले सभी लोग काफी अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं। इस वजह से ना चाहते हुए भी मिस्टर मेहरा या रूही उन लोगों को बिना वजह वापस नहीं भेज सकते हैं। रूही की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। ये सब लोग यहां इसीलिए आते हैं क्योंकि मिस्टर मेहरा की रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। जैसे ही मिस्टर मेहरा ने अपनी तारीफ होते हुए सुना, तो उन्होंने तुरंत ही अपना हाथ दिखाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों ने बस मुझे बिना वजह इतनी इज्जत बख्श दी है। रेहान, आप यहां पर जैद लेने आए हैं, मैंने सही कहा ना? ना, असल में मैंने अभी अभी उस जैद स्टोन की कर्विंग पूरी की है। इतना कहकर मिस्टर मेहरा ने रूही को इंस्ट्रक्शन दिया कि वह जाकर रेहान का जेड स्टोन ले आए। कुछ देर तक रेहान वहीं चेयर पर बैठकर इंतजार करता रहा और कुछ देर बाद रूही अंदर के एक कमरे से अपने हाथ में एक हरे रंग का नटराज का 8 पीस लेकर आए। जैसे ही रेहान ने दूर से एक नजर उस नटराज की उस आकृति को देखा, तो उसे यह काफी ज्यादा खूबसूरत लगा। एक बार के लिए तो इतना खूबसूरत नक्काशी किया हुआ टुकड़ा देखकर रेहान दंग रह गया। उसने अपने मन में सोचा कि मिस्टर मेहरा की रेपुटेशन और फेम ऐसे ही नहीं है। यहां तक आने के लिए उन्होंने सच में बहुत मेहनत की है। रेहान जो ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन लेकर आया था, वह देखने में इतना सुंदर और आई नहीं था जितना ज्यादा शिल्पकारी करने के बाद लग रहा था। अब रेहान को समझ आ रहा था कि क्यों लोग लाइन लगाकर मिस्टर मेहरा के पास अपने जड़ की नक्काशी कराने के लिए आते हैं। मिस्टर मेहरा के इतने सालों की मेहनत शायद आज इस नटराज में देखी जा सकती थी। मिस्टर मेहरा ने जो जद से नटराज बनाया था, वह पहले ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का था और इसकी डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा यूनिक थी।
रेहान से कहा, सर मैं झूल भी नहीं पहनती। मैगी आगे कुछ कह पाती, इससे पहले ही रेहान ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए थोड़ा रौब दिखाते हुए कहा, तो ठीक है, आज से तुम ज्वेलरी पहनो, गिफ्ट्स एन ऑनर। इतना कहकर रेहान मुस्कुराने लगा। मैगी ने जब देखा कि रेहान उसे ऑनर दे रहा है तो उसने तुरंत हां करते हुए रेहान से कहा, ठीक है सर, आप खुद ही कोई एक पसंद कर लीजिए। मैगी के कहने पर रेहान ने बॉक्स में रखे हुए उन दोनों पेंडेंट को देखा जो अलग अलग रंग के थे। एक येलो कलर का था और दूसरा पर्पल कलर का। रेहान ने पर्पल कलर का पेंडेंट उठाया और मैगी से पूछा, ये वाला कैसा लगा तुम्हें? मैगी ने बिना कुछ नानुकू किए तुरंत अपना सिर हिला दिया। रेहान ने एक प्यारी सी मुस्कान दे दी। उसने मुश्किल से ही कभी मैगी को सजे सवे देखा था, शक क्योंकि मैगी हमेशा अपनी फॉर्मल ड्रेस में ही रहती थी। कुछ सोचते हुए रेहान ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस पेंडेंट को खोला और अपने हाथों से ही मैगी के गले में पहना दिया। मैगी ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि रेहान खुद अपने हाथों से उसे यह पेंडेंट पहनाए। इस वजह से एक बार के लिए तो वह एकदम दंग रह गई और रेहान के छूने की वजह से उसके पूरी बॉडी में एक बार के लिए सिहरन से सीस दौड़ गई। मैगी के बाल काफी ज्यादा लंबे थे। इस वजह से अगर रेहान उसे अपने हाथों से वो पेंडेंट पहनता है तो उसके लिए रेहान को उसके खूबसूरत और सॉफ्ट बालों को साइड में करके उसे वो पेंडेंट पहनाना होगा। इसीलिए यह बात कहना थोड़ा गलत होगा कि इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई भी क्लोजनेस थी। हालांकि उन दोनों के चेहरे बहुत पास पास थे और मैगी इस वक्त अपने चेहरे पर रेहान की आती जाती गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी, जिसकी वजह से शर्म के मारे उसका चेहरा थोड़ा सा गुलाबी हो गया था। हमेशा शांत रहने वाली मैगी इस वक्त काफी ज्यादा घबरा रही थी कि उसने धीरे से रेहान से कहा, सर मैं खुद ही कर लूंगी, अब रहने दीजिए। मैगी ने इतने धीरे से कहा था जैसे कोई मच्छर बोल रहा हो। इस वक्त मैगी का दिल दुगनी स्पीड से धड़क रहा था। खैर, मैगी जैसा चाहती थी वैसा नहीं हुआ। आखिरकार रेहान के इंसिस्ट करने पर मैगी को वो पेंडेंट रेहान के हाथों से ही पहनना पड़ा। मैगी को पेंडेंट पहनाने के बाद रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें यह कलर सबसे ज्यादा सूट करेगा। देखो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैगी एक तो पहले ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और फिर पर्पल कलर का यह पेंडेंट उसके ऊपर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। जैसे ही मैगी ने अपने बॉस के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो उसका दिल, जो पहले से ही बहुत ज्यादा तेज धड़क रहा था, और भी ज्यादा धड़कने लगा। मैगी का चेहरा एकदम से शर्म से हल्का गुलाबी हो गया। रेहान ने एक नजर अपनी घड़ी की तरफ देखा जिसमें काफी टाइम हो चुका था। उसने अपने मन में सोचा कि अगर वह और ज्यादा मैगी को परेशान करेगा तो हो सकता है मैगी उसे छोड़ ना दे। इन्हीं सब बातों के बीच रेहान ने जुनैद को कॉल लगाया। इससे पहले कि रेहान कुछ कहता, उसे दूसरी तरफ से जुनैद की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। रेहान काफी देर से मैगी को परेशान कर रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि अब उन लोगों को चलना चाहिए वरना ज्यादा देर हो जाएगी। रेहान यह सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपना फोन निकालकर जुनैद को कॉल मिला दिया। रेहान कुछ कह पाता उससे पहले ही फोन की दूसरी तरफ से जुनैद ने घबराते हुए रेहान से कहा, रेहान बस आपको ही कॉल करने वाला था। जैसे ही रेहान ने जुनैद की घबराई हुई आवाज सुनी तो उसने थोड़ा परेशान होते हुए जुनैद से पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? जुनैद ने घबराते हुए जल्दी से कहा, मैं फिलहाल ईशान के रेस अरेना में हूं फोन पर। सारी बात बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तुम जल्दी से यहां आ जाओ। हाँ, आते हुए अपनी वह सुपर का जरूर साथ लेकर आना। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसने बिना कोई सवाल किए तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। इतना कहकर रेहान ने फोन रख दिया। रेहान तो जुनैद से यह कहना चाहता था कि उसने उसके पापा की बर्थडे पार्टी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा तैयार किया है। रेहान उसे यह तोहफा दिखाने की बात ही करने वाला था, पर उससे पहले ही जुनैद ने अपनी बात कह दी और रेहान को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। फिलहाल रेहान को सिर्फ इतना करना है कि जल्दी से जल्दी यहां से हाईजू पहुंचना था, क्योंकि फिलहाल रेहान और मैगी दोनों ही बहुत ज्यादा
दोनों ही यहां मिस्टर मेहरा की वर्क अश्त पर आए हुए थे और वैसे भी यहां से पहुंचने में उन लोगों को काफी टाइम लगने वाला था, जिस हिसाब से जुनैद घबराया हुआ था और जल्दी कर रहा था। उस हिसाब से रेहान को इस कार को जल्दी से हाई स्पीड पर ड्राइव करके हाई झूले जाना होगा और वहां से गैराज में से अपनी वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस सुपर कार को एरिना लेकर जाना होगा। रेहान यह सब सोच ही रहा था कि तभी मैगी ने उससे पूछा, क्या हुआ बॉस? मिस्टर जुनैद किस बारे में बात कर रहे थे? क्या कोई परेशानी वाली बात है? मैगी का सवाल सुनकर रेहान में अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, पता नहीं, उसने कुछ साफ साफ नहीं बताया। हमें फिलहाल जल्द से जल्द ईशान के रेसिंग अरेना में पहुंचना होगा, शायद उसे किसी के साथ रेस करनी है। जैसे ही मैगी ने रेहान की बात सुनी तो उसने नॉर्मल रिएक्शन दे दिया। ओग बॉस, मैगी जानती थी कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई बड़ा मसला होता तो मैगी को पहले टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट करना पड़ता ताकि रेहान की सिक्योरिटी में कोई दिक्कत न आए। और वैसे भी भले ही मैगी रेहान के साथ हर वक्त रहती हो और चाहे जितनी ताकतवर हो, पर फिर भी वह अकेली थी और एक लिमिट के बाद उसके लिए भी लड़ना या अपने बॉस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना मुश्किल हो सकता था। जल्दी की ड्राइव करके रेहान और मैगी ईशान के अरेना में पहुंच गए थे, जहां जुनैद काफी लंबे टाइम से बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। रेहान ने वहीं बगल में अपनी कार पार्क कर दी और अपनी कार का शीशा नीचे करके जुनैद से पूछा, अब तो बता दो क्या हुआ है और तुमने मुझे अचानक से यहां क्यों बुला लिया? जुनैद ने बहुत ही आराम से रेहान से कहा, रेहान, आज आपने सच में मुझे बचा लिया। मैं आपको सारी बात बताऊंगा। पहले हम कार को एरिना के अंदर लेकर चलते हैं। जुनैद की बात सुनकर रेहान ने हाँ में सिर हिलाया और कार को स्ट्रेट एरिना के अंदर ले गया। जैसे ही रेहान अंदर गया तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग ग्रुप में खड़े हुए थे और उनके सामने एक टूटी हुई गाड़ी थी जिसे देखकर हर कोई हो हल्ला कर रहे थे। ईशान भी वही उन लोगों के बीच में खड़ा था और उसका चेहरा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। हालांकि जैसे ही उसने वहां पर रेहान और उसकी सुपर कार को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह एक्साइटमेंट में वहां से जंप करते हुए रेहान के पास आ गया। ईशान ने बहुत खुश होते हुए रेहान से कहा, रेहान, आप सच में आ गए। आप बहुत सही टाइम पर आए हैं। आप बहुत अच्छे हैं। जैसे ही रेहान ने ईशान की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह कह क्या रहा है और यहां पर चल क्या रहा है। उसने अपने मन में सोचा कि आखिर यहां आकर उसके लिए ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया जो ईशान और जुनैद दोनों इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं। रेहान ने एक नजर वहां खड़े हुए लोगों पर दौड़ा आए और उसके बाद उस टूटी हुई कार की तरफ पॉइंट करते हुए ईशान से पूछा, ईशान, यहां पर क्या चल रहा है और उस गाड़ी को क्या हुआ है? जैसे ही ईशान ने यह सवाल सुना तो वह एकदम चुप हो गया। तभी जुनैद, जो रेहान के पीछे पीछे आ रहा था, वह अचानक से रेहान को अपने साथ खींचते हुए एक कोने में ले गया और उसे जो कुछ भी सिचुएशन थी वह बताई। जुनैद ने जब सारी बात बताई तब जाकर रेहान को पूरा मामला समझ आया और साथ ही साथ यह भी समझ आ गया कि उसकी वजह से ही यह सारी प्रॉब्लम और मुसीबत शुरू हुई है। असल में यह सारी मुसीबत तब शुरू हुई थी जब अमन ने प्रियांश के साथ रेसिंग कंपटीशन किया था और इस वक्त अमन ने कंपटीशन के दौरान रेहान की वजह से स्पेशल का इस्तेमाल किया थी। प्रियांश उस पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नंबर 1 रेसर था। जिस दिन प्रियांश की हार हुई थी उस दिन के बाद से पूरे रेसिंग वर्ल्ड में एक नई बहस शुरू हो गई थी, जिसका पता अमन और रेहान को नहीं लग पाया था, क्योंकि वह लोग तो बस इसे एक सिंपल सी रेस समझ रहे थे। उस वक्त बहुत सारे लाइव स्ट्रीम और वीडियो बनाए गए थे जो रेस के बाद पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में फैल गए थे और जो भी लोग इस स्ट्रीम से जुड़े हुए थे उन सब ने यह रेस देख ली थी। लोगों को जितना अट्रैक्ट उस वक्त मन कर रहा था उतनी ही अट्रैक्ट वह सुपर कार भी कर रही थी। जिन लोगों ने देखा कि इस रेस में इतनी महंगी और वर्ल्ड क्लास कार का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उन सबकी आंखें एक बार तो हैरानी के मारे बाहर आ गई थी, और खास करके वह नजारा जिसने सब लोगों की आंखें हैरानी से चौंका दी थी।
और जिस नजारे को देखकर सिर्फ ईशानी ही नहीं बल्कि प्रियांश भी एक बार के लिए अमन का फैन हो गया था। जब अमन ने 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपनी सुपर कार से उस मोड़ पर कट मारा था तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया था। वहां जितने भी लोग यह नजारा देख रहे थे सबको ऐसा ही लग रहा था कि यह सब कुछ करना इंसान के बस के बाहर की बात है। हाँ, तो इस वीडियो की तब हो गई थी जब देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी यह वीडियो वायरल हो गया था और दुनिया भर के रेसर इस वीडियो को देखकर हैरान रह गए थे। उन्हीं में से एक रेसर था जैक। यह आदमी पूरी तरह से सनकी था और रेसिंग के लिए दीवाना था। और इतना ही नहीं, इसके पागलपन की हद तब हो गई थी जब इसने रेस के दौरान अपने दुश्मन को हराने के लिए अपनी गाड़ी में अजीब अजीब तरह के हथियारों को इंस्टॉल करवा लिया था और रेस के दौरान उनका इस्तेमाल करके अपने कंपटीटर को पूरी तरह से घायल कर देता था। कई बार तो अपोनेंट मारा भी जाता था। ने रेहान को जैक के बारे में यह सब बातें बताई तो एक बार तो रेहान काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया। रेहान ने हंसते हुए कहा, यह लड़का कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल का पागल है, मानना पड़ेगा। इसके पागलपन को रेहान की बात सुनकर ईशान, जो बगल में ही खड़ा था, रेहान के पास आकर बोला, हाँ, उसी के पागलपन की वजह से आज 18 गाड़ियां अभी तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। जैसे ही रेहान ने यह नंबर सुना तो हैरान होते हुए बोला, इतनी सारी गाड़ियां। रेहान को कहीं ना कहीं हिजू के रेसर को लेकर कर इंप्रेशन फील हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि वाकई यहां पर लोग अपने शहर और अपनी इज्जत को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अपने दुश्मन के बारे में जानते हुए भी यहां के लोग अपने कदम पीछे ना रखते हुए पूरे हौसले के साथ उसके साथ लड़ रहे हैं। वाकई यह बात काफी काबिलियत तारीफ थी। कुछ सोचकर रेहान ने ईशान से पूछा, क्या सच में यह जैक इतना ज्यादा पावरफुल है? क्या कोई भी उसे नहीं हरा सकता? वैसे ही ईशान, तुम्हारी कार कहां है? जैसे ही ईशान नहीं है सवाल सुनो तो उसने अपने एरेना में पड़े स्क्रैप मेटल की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके साथ लड़ने वाला सबसे पहला इंसान मैं ही था। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई, पर जल्दी ही उसने अपनी हंसी को रोकते हुए और सिंपैथी दिखाते हुए ईशान के कंधे पर हाथ रख दिया। कुछ सोचकर ईशान ने रेहान से कहा, रेहान, असल में जैक यहां पर आपको चैलेंज करने आया था, पर शुरू से ही कुछ ना कुछ कहकर हम इस बात को इग्नोर कर रहे थे। अभी तक 18 गाड़ियों की हालत उसने इस तरह की कर दी है और इसमें बैठे हुए 18 ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी भी हो गए हैं। इस वक्त यजू में ऐसा कोई नहीं है जो जग से लड़ सके, इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें उसके घमंड को तोड़ने के लिए अब आपकी मदद लेनी ही होगी। रेहान को रेसिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना ईशान या बाकी रेसर्स को था, और ना ही रेहान को हिजू से कोई खास लगाव था, क्योंकि रेहान इंडिया का रहने वाला था और उसे सिर्फ इंडिया से ही फर्क पड़ता था। पर पिछले कुछ टाइम में ना चाहते हुए भी रेहान की इस शहर और शहर वालों से अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। यही सब सोचकर रेहान ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का सोचा। रेहान कुछ कहता उससे पहले ही एक अजनबी और अनजान आवाज उसके पीछे से आई, क्या तुम ही अगले रेसर हो? रेहान ने पलटकर उस इंसान का चेहरा देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तभी ईशान ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, बॉस यही है। जैक एक फॉरेनर था। रेहान ने एक बार ऊपर से नीचे तक जैक को देखा, जिसका एटीट्यूड इस वक्त साफ उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। और फिलहाल जैक ने बिल्कुल किसी किले के जैसे कपड़े पहने हुए थे और साथ ही साथ उस चेहरे के एक्सप्रेशन हर एक सेकंड में बदल रहे थे, जैसे उसे यहां खड़े हुए किसी भी इंसान पर भरोसा ना हो। कुछ देर रेहान को देखने के बाद जैक ने धीरे से कहा, क्या तुम ही हो वह कार? रेसर तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम रेसिंग के लिए बने हो। जैसे ही जैक ने यह बात कही तो ईशान ने गुस्सा करते हुए कहा, रेहान ही वो ड्राइविंग मास्टर है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। आई प्रॉमिस यू, रेहान तुम्हें आज पूरे हिजू की सैर करवाएंगे। जैसे ही जैक ने ईशान की यह कड़वी बातें सुनी तो हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, चलो देखते हैं कौन किसे हराता है। ईशान, तुम्हारी दोस्त को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें मुझसे रेसिंग करने के लिए थोड़ी सी भी तैयारी की है।
क्योंकि मुझसे कंपटीशन करने के लिए इंसान को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है और इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि यह मुझे हरा सकता है। इतना कहकर जैक जोर जोर से हंसने लगा और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। जैक की बात सुनकर रेहान कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह चाहकर भी उसे नहीं बता सकता था कि जैक को उससे नहीं बल्कि जीरो से कंपटीशन करना है और इसने हारना तो कभी सीखा ही नहीं था। साथ ही साथ रेहान अपने मन में यह भी सोच रहा था कि जरूर इस जैक को कोई मेंटल इशू है। रेहान को अभी भी मन ही मन लग रहा था कि जरूर यह जैक दिमाग से पागल है, तभी तो इस तरह की बचकानी हरकतें कर रहा है। तभी कुछ सोचकर हंसते हुए जैक ने रेहान से कहा, इस शहर में कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, सबके सब बच्चे हैं। यहां पर एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कि यहां पर कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरा नौकर भी बन सके। मैं तुम्हें भी यही एडवाइस दूंगा, जाओ और जाकर दूध पियो बच्चे। बड़े आयकार रेसर बनने हाँ। जैक की बात सुनकर इस वक्त सिर्फ ईशान ही नहीं बल्कि हिजू के जितने भी कार रेसर थे, सबके चेहरे पर गुस्सा था। उन लोगों ने कितनी कोशिश की पर वे लोग जैक को हरा नहीं पाए। यहां तक कि उन लोगों को अपनी फेवरेट कार तक की बलि देनी पड़ी थी। वह तो अच्छा हुआ कि यह लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई, वरना शायद इस वक्त कोई जिंदा भी नहीं रहता। पर इस वक्त जो जैक ने कहा था वह वाकई बहुत ज्यादा घटिया बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जैक इन सब की ताकत को और इनके कैरेक्टर को चुनौती दे रहा था, जो शायद कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैक की बात सुनकर ईशान ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम कहना क्या क्या चाहते हो और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस रेसिंग की दुनिया में भगवान हो? मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है वह रेसिंग की दुनिया का बादशाह है, जो कभी भी सिर्फ एक ही झटके में पूरा खेल बदल सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। वहां बाकी लोग भी थे और उन सबको यह बात काफी अजीब लगी, क्योंकि किसी ने भी पहले रेहान को इस फील्ड में नहीं देखा था। हालांकि जैक उन सभी लोगों का कॉमन दुश्मन था, पर किसी ने भी इस तरह से जैक से बात नहीं की थी जैसे अभी अभी ईशान ने की थी। इस वक्त हर कोई एक दूसरे को कंफ्यूजन से देख रहा था, क्योंकि काफी देर से ईशान जैक से कह रहा था कि उस दिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला इंसान रेहान था और उसी ने इस कंपटीशन को जीता था। पर यह सब लोग उस दिन वहां थे और उस दिन जो इंसान उस गाड़ी से बाहर निकला था और कंपटीशन जीता था वह रेहान नहीं बल्कि अमन था। इसीलिए इस वक्त सबको कंफ्यूजन हो रहा था कि बार बार ईशान अमन की बजाय रेहान का नाम क्यों ले रहा है। तभी किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में अपने बगल में खड़े इंसान से पूछा, भाई सुनना, क्या ईशान को कोई गलतफहमी हो रही है? क्योंकि इस वक्त जो सामने खड़ा है यह वो रेसर नहीं है। अमन यहां पर क्यों नहीं आया? उसे यहां होना चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, उस दिन वाली सुपर कार तो यहीं पर है, पर इस कार का ड्राइवर कैसे बदल गया और ईशान क्या करने की कोशिश कर रहा हूं यह बार बार रेहान को ड्राइविंग मास्टर क्यों कह कर बुला रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस जैक को खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। क्या सच में उस दिन अमन रेस नहीं कर रहा था क्या? और अगर उस दिन अमन ही था तो फिर आज बापोसी यहां क्यों नहीं आया? उसे यहां होना चाहिए था। न कहीं रेहान तो इस कंपटीशन को रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं। तभी किसी ने धीरे से कहा, यार जैक से डील करना इतना आसान नहीं है। लगता है ये 19वीं का होगी। इस वक्त भले ही सब लोग बातें कर रहे थे, पर ईशान को रेहान पर पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वह सच्चाई जानता था कि इस कार को चलाने वाला रेहान नहीं बल्कि जीरो है। और फिर कहीं ना कहीं उस दिन टेस्टिंग के टाइम पर ईशान ने देखा था कि रेहान काफी अच्छे से ड्राइविंग कर रहा था। इससे इतना तो पता चल रहा था कि रेहान को ड्राइविंग करना आता है और यह अमन की तरह लना नहीं है। इसीलिए इस वक्त ईशान को रेहान को ही यहां बुलाना सही लगा, पर यहां पर यह बात किसी को नहीं पता थी। और पता भी कैसे होता? किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी कोई अपने साथ लेकर घूम रहा है। अभी अभी जिस तरह से जैक ने रेहान को धमकाने की कोशिश की थी, उसके जवाब में रेहान ने कहा, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ही वडोफा रियल ड्राइविंग मास्टर हो या नहीं। एक बार मैच हो जाने दो,
सब कुछ समझ आ जाएगा। रेहान का ऐसा जवाब सुनकर जैक ने उस पर हंसते हुए कहा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। लगता है तुमने अभी तक किसी ऐसे इंसान से रेस नहीं की जो तुम्हें मौत का खौफ करवा सके। बस थोड़ा इंतजार करो, फिर तुम खुद मेरे पास आकर अपनी जान की भीख मांगोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम और बाकी फालतू ड्राइवर्स की तरह नहीं होंगे, जिनकी वजह से मेरा इतना टाइम खराब हुआ है। जैसे ही जैक ने यह बात कही तो उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जैक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को फालतू ड्राइवर्स कहने की? हम लोग रेसर हैं। तुम्हारी तरह घटिया ट्रिक प्ले करके जीतने को जीत नहीं कहते हैं। यू आर अ कंप्लीट लूजर। उस आदमी की बात सुनकर भी जैक को बिल्कुल शर्म नहीं आई और उसने इस बात पर घमंड करते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, क्या कहा? मैं तुम लोगों के साथ रत्ती ट्रिक्स प्ले करता हूं। मैं जो करता हूं ग्राउंड में सबके सामने करता हूं और कंपटीशन में यह सब कुछ जायज होता है, तो इसमें यह सब कुछ डर्टी कैसे हुआ? तुम्हारी स्किल्स मेरी जितनी अच्छी नहीं है और तुम इतने अच्छे से रेसिंग नहीं कर पाते हो, तो इस बात का इल्जाम तुम मुझ पर मत लगाओ। जैक की बेशर्मी देखकर इस वक्त सब लोगों को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन लोगों का दिल कर रहा था कि यही इस जैक को पकड़कर इसे मार दे। जैक से कंपटीशन में हारने के बावजूद जैक अभी तक इन सब लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था और यह सब कुछ इन लोगों को अपने मुंह पर थप्पड़ से कम नहीं लग रहा था। रेहान ने जब देखा कि सब लोग इस छोटी सी बहस को आगे बढ़ाते हुए लड़ने पर उतारू हो गए हैं, तो उसने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, ऑलराइट, सब लोग बहस करना बंद करो। जैक, क्या तुम्हें अब कंपटीशन नहीं करना है? जल्दी करो, मेरे पास फालतू काम पर खर्च करने के लिए पूरा दिन नहीं है। रेहान के बात सुनकर जैक हंसते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात है क्या? यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ रेस करने के लिए इतना ज्यादा सीरियस हो। वैसे अभी अभी कितने लोगों का मैंने नुकसान किया है उससे मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरली गेट रेडी। इतना कहकर रेहान अपनी सुपर कार की तरफ बढ़ने लगा। वहां कार के पास एक स्पेशल सूट था जिसे उस वक्त अमन ने भी पहना था। रेहान ने इसे स्पेशली डिजाइन करवाया था। अगर रेहान को किसी भी रेसर से कंपटीशन करना है तो सबसे पहले इस पायलट सूट को पहनना होगा। रेहान का इतना कॉन्फिडेंस देखकर एक बार तो जैक अपने मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने जब देखा कि रेहान अपनी कार के ट्रंक में से वह पायलट सूट निकालकर उसे मैगी की मदद से पहन रहा है, तो एक बार तो जैक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया और एकदम हैरान रह गया, पर अगले की बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जैक इतनी ज्यादा तेज हंस रहा था कि एक बार तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी और उसका पेट दर्द करने लगा। जैसे तैसे खुद को संभालकर जैक ने रेहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, मैं अपनी पूरी रेसिंग लाइफ में पहली बार किसी को इस तरह पायलट सूट पहनते हुए देख रहा हूं, और वह भी रेसिंग के टाइम पर। सच में इस मूवमेंट को देखकर मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई हैं। वैसे तुम तो नहीं सोच रहे हो ना कि तुम्हें मेरे साथ प्लेन से रेस करनी है? मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे कपड़े देखकर लग रहा है कि तुम मुझसे कार रेसिंग नहीं बल्कि प्लेन रेसिंग करना चाहते हो। अब कोई मुझसे यह मत कहना कि इस शहर में हर कार रेसर इसी तरह का है। जैक की बात सुनकर रेहान ने उस पर एक हल्की सी हंसी देते हुए कहा, बाकी बातों का तो पता नहीं, पर एक बात तुमने बिल्कुल सही कही। मेरी कार की स्पीड बिल्कुल प्लेन की जैसी ही है। रेहान ने तो उसे बातों ही बातों में सच्चाई बताई थी, पर जैक कहां मानने वाला था। उसने फिर से हंसते हुए कहा, हा 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 हा, मैं सच में हंस हंस कर ही मर जाऊंगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुम कुछ ज्यादा ही फैंटेसी में जी रहे हो। क्या कहा तुमने अभी अभी कि तुम्हारी कार की स्पीड इतनी तेज होगी जितनी किसी प्लेन की होती है? कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम्हारी यह सुपर कार जमीन के साथ साथ आसमान में भी उड़ती है? वैसे तुम चिंता मत करो, जैसे ही कंपटीशन शुरू होगा ना, मैं खुद ही तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। इतना कहकर जैक ने एक नजर रेहान को ऊपर से नीचे देखा और फिर अपना मुंह फेर लिया। वैसे तो हर कार रेसर रेसिंग से पहले अपनी सेफ्टी के लिए अलग अलग तरह के काम करता है, पर यह पहली बार था जब जैक ने किसी को पायलट सूट पहनते हुए देखा था। सूट तक तो ठीक था,
पर जब उसने रेहान का कॉन्फिडेंस देखा तो उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया। जैक जिस कार से रेसिंग करता था वह पूरी तरह से अलग अलग टूल्स से भरी हुई थी। अगर कहे तो टूल्स कम, वह सब खतरनाक वेपन्स थे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जितने भी लोग वहां कंपटीशन फील्ड में खड़े हुए थे, सभी चुपचाप बिना कुछ कहे रेहान को धीरे धीरे अपना वह पायलट सूट पहनते हुए देख रहे थे। किसी ने भी इस दौरान कोई बात नहीं की, क्योंकि उन लोगों के पास इस वक्त कहने के लिए कुछ भी नहीं था। पहले ही एक तो वे सब लोग जैक के व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ना वे सिर्फ इस कंपटीशन हारे थे बल्कि उनकी महंगी महंगी गाड़ियां भी अब सिर्फ कबाड़ बन चुकी थी। इस वक्त चाहे जो भी हो, पर लोग कहीं ना कहीं अपनी सारी उम्मीदें रेहान से लगाकर बैठे थे। जैसे ही रेहानी कंपटीशन जीत जाएगा तो यहां जितने भी हाई जू के रेसर हैं, वे सभी फ्यूचर में अपना सिर ऊंचा रख पाएंगे और उन्हें फिर कभी इस तरह सिर झुकाकर जैक जैसे लोगों के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ना ही अपने ही शहर में इस फिरंगी की बातें सुननी पड़ेगी। पर यह सब कुछ तभी पॉसिबल है जब रेहान यह कंपटीशन जीत जाएगा। फिलहाल इन सभी लोगों की और इस शहर की इज्जत रेहान के हाथ में थी। जैक साइड में खड़ा होकर बहुत देर तक रेहान की हंसी उड़ा रहा था। हालांकि जब उसने देखा कि रेहान उसे इग्नोर कर रहा है तो उसने भी और ज्यादा रेहान को परेशान नहीं किया। हालांकि अब उसकी नजरें रेहान से हटकर मैगी पर आ गई थी। जब उसने देखा कि मैगी रेहान को पायलट सूट को पहनने में मदद कर रही हैं, तो एक बार के लिए तो जैक की आंखें पूरी तरह से मैगी पर ही टिक गईं। उसने पहले कभी भी इस तरह की खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था। कार रेसर के ऑलमोस्ट हर शौक सेम ही होते हैं, पहला कार और दूसरा खूबसूरत लड़कियां। एंड ऑफ कोर्स जैक इस मामले में बिल्कुल भी अपवाद नहीं था। रेस के दौरान रेसर अक्सर जिंदगी और मौत के बीच में खेल जाते हैं और इस दौरान इन लोगों को पता भी नहीं होता कि अगले पल यह जिंदा रहेंगे भी या नहीं। इसीलिए रेस पूरी होने के बाद इन लोगों की उम्मीदें जिंदगी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यह लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। और इस दौरान इन लोगों को सबसे ज्यादा किसी लड़की का साथ ही खुशी देता है। जैक ने अभी तक 18 गाड़ियों की हालत ऐसी कर दी थी। कहीं ना कहीं अभी तक जैक भी थक चुका था और अब मैगी उसे किसी सूखे रेगिस्तान में पानी की तरह नजर आ रही थी। इसीलिए इस वक्त उसकी आंखों में आग उतर आई थी और उसे हर हाल में अब मैगी को पाना था। जैक इस वक्त मैगी की खूबसूरती को देखकर पागल हो रहा था और हर हाल में उसे पाना चाहता था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह साइको हो। जैक ये सब सोच ही रहा था कि तभी रेहान ने अपना सूट पहनने के बाद अपना सिर ऊपर उठाया ताकि देख सके कि इस वक्त जैक क्या रिएक्शन दे रहा है। जैसे ही उसने जैक को देखा तो उसे कहा, अब तुम्हें क्या दिक्कत है, इस तरह से क्यों देख रहे हो? रेहान का सवाल सुनकर जैक अपने होश में आया और बोला, हाँ कुछ नहीं, मैं एक चीज भूल गया था। जैसे ही रेहान ने जैक की बात सुनी तो थोड़ा नाखुश होते हुए बोला, अब क्या बाकी रह गया? और तुम ये हर वक्त बातों को इतना घुमाते क्यों रहते हो? एक तो पहले ही आज की ये रेस अचानक से हो रही थी, जिसके लिए रेहान बिल्कुल भी पहले से तैयार नहीं था। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं रेहान थोड़ा सा नाखुश था। तभी जैक ने अपनी उंगली से मैगी की तरफ पॉइंट करते हुए और अपनी आंखों में उसे पाने की लालसा लिए हुए रेहान से कहा, हम लोगों ने अभी तक शर्त के बारे में तो बात की ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा होगा अगर तुम अपने बगल में खड़ी इस खूबसूरत लड़की पर शर्त लगाओ। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसने बहुत ही कड़क आवाज में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? रेहान का सवाल सुनकर जैक ने एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, मेरे कहने का और क्या ही मतलब हो सकता है? अगर तुम जीत जाते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक अच्छे ड्राइविंग मास्टर हो, पर अगर तुम हार जाते हो तो तुम अपने बगल में खड़ी इस खूबसूरत लड़की को मेरे हवाले कर दोगे। इतना कहकर जैक मैगी को अपनी गंदी नजरों से देखने लगा। वहां खड़े हुए बाकी लोगों ने भी यह बात सुन ली थी। इसीलिए ईशान जो पास में ही खड़ा था उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ज्यादा हदें पार मत करो जैक, वरना वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। ईशान जानता था कि न बहुत बड़े और पावरफुल बैकग्राउंड से हैं और जैक जैसे छोटे मोटे कार ड्राइवर से डील करना उसके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है। वहां खड़े हुए
बाकी ड्राइवर यह सुन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। जैक उन लोगों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था, इसलिए जो मन में आए वह कहे जा रहा था। तभी उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा, यह हमारा देश है, तुम्हारा देश नहीं। जहां जैसे चाहो वैसे करोगे। जया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें उस लड़की को हाथ भी लगाने देंगे? इस वक्त वह जितने भी लोग थे सब रेहान के साथ खड़े हो गए थे और पूरी तरह से उसका साथ दे रहे थे। इसीलिए नहीं क्योंकि उन लोगों का रेहान के साथ कोई बहुत अच्छा रिश्ता था। यह सब इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त रेहान उनके शहर हिजू को रिप्रेजेंट कर रहा था और फिर रेहान उन्हीं के शहर में था और काफी टाइम से यहां पर था। वहीं जैक एक फिरंगी था, इसलिए भी यह लोग रेहान का साथ दे रहे थे। इससे जैसे ही जैक ने इतनी बेकार शर्त रखी तो वहां खड़े सब लोग रेहान के लिए उसके फेवर में बोलना शुरू कर दिया। जैक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बाकी लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। उसने रेहान की तरफ देखा और उसे उकसा हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम में शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है? अगर ऐसा है तो अपनी हार पहले ही मान लो। जैक की बात सुनकर रेहान ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैगी कोई खिलौना नहीं है जिस पर शर्त लगाई जाए। मैं इस शर्त के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। अगर तुम चाहो तो किसी और बात पर शर्त लगा सकते हो। रेहान ने जैक से कहा, जितना मैं जानता हूं अक्सर कंपटीशन शुरू होने से पहले लोग अपने अपोनेंट से शर्त में उसकी कार मांगते हैं। मैंने सही कहा ना? अगर तुम जीतते हो तो मेरी यह सुपर का तुम्हारी होगी। रेहान की बात सुनकर जैक ने सरकास्टिक वे में हंसते हुए कहा, सही कहा, तुमने यूजुअली ऐसा ही होता है, पर जब जैक किसी के साथ कंपटीशन करता है तो वह अपने रूल्स खुद डिसाइड करता है। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए उससे पूछा, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? रेहान के सवाल करते ही ईशान जल्दी से उसके पास आया और धीरे से कान में बोला, रेहान, जैक कभी भी कार पर शर्त नहीं लगाता है। रेहान को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ईशान से सवाल करते हुए पूछा, पर ऐसा क्यों? इस रेसिंग वर्ल्ड में हर रेसर के लिए शर्तें हमेशा एक जैसी ही होती हैं। फिर जैक की बारी आने पर यह शर्तें लागू क्यों नहीं होती? रेहान के सवाल पूछने पर ईशान ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा तो होना ही है ना। जब भी जैक किसी के साथ रेस करता है तो हर बार अपने दुश्मन की गाड़ी का इतना बुरा हाल कर देता है कि वह कचरे का ढेर बन जाती है। ऐसे में कार पर वो बेट कैसे लगा सकता है? जैसे ही रेहान ने ईशान के बात सुनी तो उसकी हंसी छूट गई और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो इसीलिए ये कार पर उसे बेट नहीं लगाता। जैक जो बगल में ही खड़ा था, जब उसने देखा कि रेहान और ईशान दोनों आपस में कानाफूसी कर रहे हैं तो उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या सोचा है तुमने? अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानने वाले हो तो भूल जाओ कि हमारे बीच में कोई कंपटीशन होगा। मैं ऐसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिसमें मुझे कोई फायदा ना हो। जैक की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? यह सवाल सुनकर जैक ने पजल्ड होते हुए कहा, क्या कहा तुमने? रेहान ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा, मैंने कहा कि क्या तुम मुझसे डरते हो? जरूर डरते होंगे, इसीलिए तो इस तरह की शर्त रखी है ताकि तुम्हें मुझसे कंपटीशन ही ना करना पड़े। और तुम जानते हो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। रेहान की बात सुनकर जैक ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे तो हंसी आ रही है। ऐसा फालतू झोंक मारना बंद करो। मैं तुमसे कोई डरता वता नहीं हूं। जैक की बात सुनकर रेहान ने फिर से उससे कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरे सजेशन को मान लो और तुम और मैं कार पर ही शर्त लगाएंगे। अगर तुम ये रेस जीत जाते हो तो सऊदी में तो मेरी कार मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर तुम हार जाते हो तो मुझे तुम्हारी कार बदले में बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, पर तुम्हें यहां खड़े हुए सब लोगों के सामने माफी जरूर मांगनी होगी। रेहान की ऐसी चतुराई देखकर एक बार के लिए तो जैक भी हैरान रह गया और कुछ सोचते हुए उसने कहा, तो तुम मेरा खेल मेरे ही साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो? नाइस ट्राई कहना पड़ेगा। यह सजेशन भी काफी बढ़िया है। वैसे तुम्हें यह कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है कि तुम जैक को हरा दोगे?
जैक की बात सुनकर रेहान ने अपने दोनों कान को उचका हुए कहा, मेरे कॉन्फिडेंस की छोड़ो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस का क्या हुआ? अभी तक तो बहुत बोल रहे थे कि तुम्हें मुझसे लड़ना है। रेहान की बात सुनकर जैक ने उस पर हंसते हुए एक बार फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मुझे लड़ना नहीं है? ऑफ कोर्स मैं यहां तुमसे कंपटीशन करने ही आया हूं, पर ऐसे कंपटीशन को करके क्या करूं जिसमें मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम कोई बहुत बड़े ड्राइविंग मास्टर हो या आसाना नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक सीधी और सिंपल सी शर्त है कि अगर तुम्हें मुझसे कंपटीशन करना है तो शर्त के तौर पर तुम्हें अपने बगल में खड़ी हुई उस लड़की को इस्तेमाल करना होगा। जैक की बेशर्मी को देखकर रेहान फिर से उसे मना करने वाला था, पर तभी मैगी रेहान के पास आए और उससे बोली, बॉस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंपटीशन में अगर मुझ पर बेट लगाई जाती है तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे ही रेहान ने मैगी की बात सुनी तो उसने गुस्से से कहा, मैगी। रेहान ने मैगी को गुस्से से देखा। आज पहली बार था जब मैगी बिना रेहान की मर्जी के कोई काम कर रही थी, और इतना ही नहीं, खुद को एक खिलौने की तरह इस जुए में इस्तेमाल होने दे रही थी। आज पहली बार रेहान को ऐसा लग रहा था जैसे मैगी बिना डिग्निटी के अपने बॉस के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि मैगी की इस हरकत की वजह से रेहान को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि यह बात सुनकर जैक बहुत ज्यादा खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, लोग जब लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? रेहान कुछ बोलता, उससे पहले ही मैगी ने हंसते हुए रेहान से कहा, बॉस मैं जानती हूं कि आप कभी नहीं हारेंगे, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि बेड मेरे पर लगी है या कार पर की? बात सुनकर रेहान ने गुस्से से उससे कहा, बात यह नहीं है कि मैं हारूं या जीतूंगा। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं इस बात के लिए क्यों मना कर रहा हूं। रेहान की बात सुनकर मैगी ने मैं अपना सिर हिलाते हुए कहा, बॉस आप तो जानते हैं ना कि यह आदमी बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज है। मैं काफी देर से इसकी बदतमीजी देख रही हूं, इसीलिए मैं दिल से चाहती हूं कि इसे ऐसा सबक सिखाऊं कि यह फिर कभी किसी भी लड़की पर इस तरह की नजर ना डाले। इसीलिए मैं इस बात के लिए राजी हुई हूं। प्लीज बॉस आप भी मान जाए। रेहान कुछ कह पाता, उससे पहले ही जैक ने हंसते हुए कहा, हाँ ओएमजी, तुम जितनी ज्यादा खूबसूरत हो उतनी ही ज्यादा समझदार भी हो। आई लाइक योर एटीट्यूड। और हाँ, अपने पुराने बॉस की चिंता मत करना उसे सस। मैं तुम्हारे लिए जिंदा छोड़ दूंगा फुल पीस में, मगर जिंदा लाश बनाकर। जैसे ही मैगी ने यह बात सुनी तो उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही ठंडे पड़ गए और वह फिर से अपने उसी पुराने रूप में आ गई और बोली, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और अभी तुम्हारी शर्त के साथ एक और शर्त। जुड़गड़ू अपना सिर हिलाते हुए बोला, कहो, जो शर्त है मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। जैक को लगता था कि जैसे ही वह इस गेम को जीत जाएगा और मैगी को जीत लेगा तो उसके बाद मैगी उसके हाथ में बिल्कुल एक खूबसूरत सफेद छोटे खरगोश की तरह होगी, जिसके साथ वह जैसे चाहे वैसे खेल सकता है। मैगी ने बहुत ही सख्त होते हुए कहा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहां सभी लोगों से माफी मांगनी होगी, और इनकी कार का तुमने जो हाल किया है उन सबको टॉप मॉडल की रेसिंग कार देनी होगी, और रेसिंग की दुनिया से हमेशा के लिए अपना नाम हटाना होगा। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई और उसने हंसते हुए कहा, नॉट बैड मैगी, यह शर्त वाकई बहुत अच्छी है। वहीं जब जैक ने यह बात सुनी तो उसने बिना ज्यादा सोची समझे तुरंत ही हाँ करते हुए कहा, ओ वाओ, हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक कार क्या, अगर तुम कहो तो मैं सबको 2-2 टॉप मॉडल की रेसिंग कार्स दे दूंगा, वो भी इन सभी को, और जिंदगी में कभी रेस नहीं करूंगा। आई स्वेयर, मुझे हराकर तो बताओ। पहले जैक ने यह बात कह तो दी थी, लेकिन शायद वह भूल गया था कि कुछ ही दिनों में उसे इंटरनेशनल रेस का हिस्सा बनना है। जैक इस समय इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने इस बारे में सोच ही नहीं, और वो क्यों ना जिस तरीके से सभी की कास्ट का जो हाल किया था ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। रेहान ने जब देखा कि जैक को यह शर्त मंजूर है तो उसने आगे बढ़ते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अब जब शर्त लग चुकी है तो तैयार हो जाओ फील्ड में मिलने के लिए। रेहान की बात सुनकर जैक ने हंसते हुए कहा, हाँ ऑलराइट लगता है,
तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में मैं तुम्हें यहां से सीधा वेस्ट में पहुंचा दूंगा और उसके बाद आराम से इस खूबसूरत लड़की के साथ एंजॉय करूंगा। ओ गॉड, मैं और ज्यादा इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना कहकर जैक अपने दोनों हाथों को रगड़ने लगता है। जैक की बात सुनकर रेहान ने उसे सिर्फ 2 शब्द कहे, तुम मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को बुला रहे हो। और इतना कहकर रेहान अपनी उस सुपर कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। रेहान की बात सुनकर जैक ने रेहान की तरफ एक बहुत ही घमंड से बना हुआ और मार देने वाला किल लुक दिया और उसके बाद जाकर अपनी खुद की गाड़ी में बैठ गया। अभी तक जितने भी लोग उनके साथ आए थे, उन्होंने उनकी कार की फाइनल टेक्निकल मेंटेनेंस चेक कर ली थी। तभी ईशान रेहान की कार के पास आया और बोला, रेहान, अगर आप चाहे तो मैं आपकी गाड़ी की कंडीशन चेक कर सकता हूं। मेरे पास यहां पर सारे टेक्निकल पर्सनल और इक्विपमेंट्स हैं। जीरो की वजह से रेहान की पूरी गाड़ी हर वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्विलांस पर रहती थी और छोटी से छोटी बात से रो खुद ही मेंशन कर देता था। इसीलिए ईशान की टेक्निकल टीम को कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी और रेहान की गाड़ी की कंडीशन पूरी तरह से ठीक थी। रेहान की कार में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इंस्टॉल था, उसकी वजह से हर एक छोटी बात अपने आप सर्विलांस में आ जाती थी। इसीलिए ईशान के लाए हुए टेक्नीशियंस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हालांकि एक चीज थी जिसे सही करना जरूरी था। यही सोचकर रेहान ने कहा, बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ी में तेल है या नहीं वह चेक कर लो। जैसे ही ईशान ने रेहान का कमांड सुना तो तुरंत ओके बोलकर वहां पर अपने स्टाफ को ऑर्डर दिया कि वे लोग रिफिलिंग इक्विपमेंट लेकर रेहान की गाड़ी में तेल फिर से भर दे। रेहान की गाड़ी में तेल बहुत ज्यादा लगता था, खासकर जब गाड़ी हाई स्पीड में चलाई जा रही हो। कंपटीशन शुरू होने वाला था। रेहान अपनी तरफ से तैयार था और जैक भी अगले ही पल दोनों कार स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई और उसके बाद इन दोनों की ही गाड़ियां लगातार तेज आवाज करने लगी, जैसे एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हों। इन दोनों ने पहले ही इस बात पर एग्री किया था कि इस कंपटीशन में जो भी पहले वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा वही विन होगा। रेस शुरू होने से कुछ सेकंड पहले तक जब ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े थे, उस वक्त जैक जो रेहान के लेफ्ट साइड में खड़ा था, उसने अपनी कार का शीशा नीचे किया और रेहान को देखने लगा। उसकी आंखों में साफ साफ किलिंग इंटेंशन दिखाई दे रहे थे। जैक ने रेहान को दिखाते हुए अपना हाथ अपनी गर्दन पर लेकर गया और उसे मारने का इशारा करने लगा। रेहान ने जब देखा कि जैक उसे डराने की कोशिश कर रहा है, तो उसने बहुत ही रिलैक्स होकर जैक को एक सरकास्टिक स्माइल दे दी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ती, सिफारिश पड़ता कि जैक उसके साथ कुछ कर सकता है। रेहान ने बहुत ही आराम से कहा, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो सबसे पहले मेरी कार को कैच करना होगा। जब से इस सुपर कार में रजत का इजाद किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जीरो इंस्टॉल किया गया था, उसके बाद से अभी तक रेहान ने खुद पर्सनली इस कार की रियल स्पीड को एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस कार को सिर्फ 2 बार ही इसकी एक्सट्रीम हाई स्पीड से चलाया गया था। पहला तब जब रेहान ईशान के अरेना में जीरो की टेस्टिंग करने आया था। उस वक्त खुद ईशान ने इसे एक्सपीरियंस किया था। और दूसरा तब जब अमन और प्रियांश के बीच में कंपटीशन हुआ था। इन दोनों ही टाइम पर रेहान बस एक ऑडियंस की तरह इसे एक्सपीरियंस कर रहा था और इसीलिए काफी टाइम से रेहान खुद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जब वह अपनी इस सुपर कार को इसकी फुल स्पीड में दौड़ा सके और वाकई उड़ने का मजा ले सके। हालांकि उसे आज तक यह चांस और टाइम दोनों नहीं मिला था और आज जब मिला तो बहुत ही अनप्रेग्नेंट से कहा, जब हार जाओ तो रोना शुरू मत कर देना, एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें सबके सामने बिल्कुल थप्पड़ नहीं मारूंगा। हाँ, बस शर्त के हिसाब से तुम जिंदगी में कभी रेस नहीं करोगे। रेहान और जैक की कार से निकलती हुई रेड लाइट को देखकर दोनों का ही जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया था और दोनों की ही आंखों में गुस्सा भी बढ़ गया था। रेहान का पूरा फोकस अब रेस पर आ गया था, इसीलिए उसने और ज्यादा जैक पर ध्यान नहीं दिया और जीरो को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जीरो स्टार्ट द हाई स्पीड मोड, स्कैन द रोड।
conditions and start the countdown. जैसे ही रेहान ने कमांड दिया तो अगले ही पल जीरो ने जवाब में कहा, Yes, command accepted map, scan and route is good then countdown started. इस वक्त दोनों कार जो स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े होकर इंतजार कर रही थी, दोनों ही ऐसे आवाज कर रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने मुंह से आवाज निकालता है। इस वक्त रेहान और जैक जितनी ज्यादा तैयारी के साथ नजर आ रहे थे, उतनी ही ज्यादा घबराहट वहां खड़े बाकी सब लोगों को हो रही थी, जो पहले ही ऑडियंस एरिया में जाकर खड़े हो गए थे और बहुत ही नर्वस होकर इन दोनों की रेस शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। रेहान की स्पोर्ट्स कार बहुत ही ज्यादा ही सीरियस और एलिगेंट चार्म बिखेर रही थी। उस गाड़ी में बैठकर रेहान वाकई एक प्रिंस लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैक की स्पोर्ट्स कार के बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल था, क्योंकि बाहर से वह स्पोर्ट्स का कुछ खास नहीं दिख रही थी, पर अंदर से उस कार में क्या क्या टूल्स और मॉडिफिकेशन किया गया है, यह बता पाना बहुत मुश्किल था। जैक ने जो मॉडिफिकेशन की थी वो बहुत ही ज्यादा रफ और टफ थे। उस गाड़ी के चारों ओर शार्प ब्लेड लगी हुई थी और उस कार के अगले हिस्से में काफी खतरनाक औजार फिट किए गए थे। जैक की कार नहीं लग रही थी, बल्कि एक भयानक खूंखार और रावणा जानवर लग रहा था जो कब से झपट ले बता पाना मुश्किल था। इस वक्त ऑडियंस एरिया में जितने भी लोग खड़े थे, सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। हर कोई बस अपने मन में प्रार्थना कर रहा था कि आज रेहान जीत जाए और जैक का घमंड टूट जाए। तभी वहां खड़े ऑडियंस एरिया में कुछ लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। भाई, तुझे क्या लगता है, रेहान जीतेगा या नहीं? तूने सुना ना, जैक ने अभी अभी क्या कहा? उसने कहा कि बाकी सारे गेम से अलग वह रेहान के साथ तब तक लड़ेगा जब तक इनमें से कोई एक मौत के करीब ना चला जाए। हाँ भाई, मुझे तो अभी से घबरा हो रही है। जैसी बातें जैक कर रहा था, उससे रेहान को डर लगे ना लगे, पर मेरी तो हालत खराब हो रही है। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि आज तो शायद रेहान अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे तुम लोगों को हार जीत की पड़ी है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उस दिन रेसन ने जीती थी, तो फिर आज रेहान यहां पर क्यों आया है और अमन कहां है? अभी तक जो भी लोग यहां खड़े हुए थे, किसी भी उनमें से इंसान को नहीं पता था कि आज फिर गाड़ी रेहान नहीं बल्कि जीरो ड्राइव करेगा। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है। हालांकि इस बारे में ईशान और जुनैद को पता था, पर चाहकर भी वे लोग यहां खड़े किसी भी इंसान को इस बारे में नहीं बता सकते थे। बस ऑडियंस एरिया में खड़े होकर रिजल्ट आने तक का इंतजार कर सकते थे। वहां खड़े हुए लोगों को इतना ज्यादा परेशान देखकर ईशान ने मुस्कुराते हुए उन सब लोगों से कहा, आप सभी लोग रेहान की स्ट्रेंथ को बहुत कम मांग रहे हैं, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सुपर स्पोर्ट्स कार के असली मालिक रेहान ही हैं। और उस दिन प्रियांश और अमन के बीच में जो रेस हुई थी, उस दौरान अमन ने रेहान से उनकी यह स्पोर्ट्स कार एक बार के लिए उधार ली थी। ईशान की बात सुनकर वहां खड़े एक और ड्राइविंग मास्टर ने परेशान होते हुए कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कार अमन की है या फिर रेहान की रेस। कभी भी स्पोर्ट्स कार के बेस पर नहीं जीती जाती, बल्कि ड्राइविंग मास्टर की स्किल के बेसिस पर जीती जाती है। हमें क्या पता कि रेहान हमें यह रेस जितवा भी पाएंगे या नहीं। उस रेसर की बात सुनकर ईशान ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में तुम्हें फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा। इतना कहकर ईशान ने अपने मन ही मन में भगवान से दुआ की कि आज उसका विश्वास ना टूटे और जैसा वह सोच रहा है वैसा ही हो। ईशान यह सब सोच ही रहा था कि अगले ही पल रेसिंग एरिया में स्टार्टिंग पॉइंट पर जो इंडिकेटर थे, उन्होंने इंडिकेट करना शुरू कर दिया और वहां काउंटडाउन शुरू हो गया। अगले ही पल रेड लाइट से ग्रीन लाइट आए और फाइनली अगले ही पल दोनों का एक साथ बहुत तेज आवाज करते हुए और हवा से बात करते हुए आगे बढ़ गई। काफी देर से दोनों कार अपना इंजन स्टॉक करके उसे गर्म कर रहे थे। इसीलिए जैसे ही ये दोनों कार रेस करने के लिए आगे बढ़ी तो वह चारों तरफ धूल ही धूल फैल गई। रेहा और जैक दोनों की ही स्पोर्ट्स कार एक ही टाइम पर स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ी थी। तभी ईशान नहीं चिल्लाते हुए कहा,
कम ऑन, रेहान ही जीतेंगे। प्लीज रेहान, आज जीत जाओ और इस जैक का बुरा हाल कर दो। अभी तक जो लोग परेशान होकर ऑडियंस एरिया में खड़े थे, कंपटीशन शुरू होने के बाद सब लोग लगातार रेहान को ईयर अप करने लगे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि उनके परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। यह कंपटीशन, वे लोग जीतेंगे या हारेंगे, सब कुछ रेहान पर डिपेंड करता है। इसीलिए उन लोगों के हाथ में सिर्फ रेहान का हौसला बढ़ाना था और यह काम बखूबी कर रहे थे। भले ही रेहान तक उनकी आवाज नहीं आ रही थी। रेहान जिस स्पोर्ट्स कार में बैठा था, वहां उसे लग रहा था कि उसकी कार फुल स्पीड पर नहीं चल रही है। इसीलिए उसने जीरो को ऑन ऑर्डर दिया। जीरो, यह कार काफी ज्यादा स्लो है, जल्दी करो और इसकी स्पीड को बढ़ा दो। इतना कहकर रेहान वापस ड्राइविंग सीट से सटकर आराम से बैठ गया, क्योंकि वह भी जानता था कि पहले और बाद में अच्छे से या बुरे से जो भी है, इस गाड़ी को जीरो को ही चलाना है। भले ही गाड़ी की स्पीड रेहान को कम लग रही थी, पर फिर भी इस कार की स्पीड अभी भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि रेहान ने पायलट सूट पहना हुआ था, इसीलिए उसे इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था। पर फिर भी ना जाने क्यों रेहान को इस वक्त बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे अपनी पूरी बॉडी में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। अपने दुश्मन की कार को देखकर एक बार तो रेहान को ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वह जैक की दिन प्लेट में छोटे छोटे टुकड़ों में सर्व होने वाला है, क्योंकि जैक की कार की स्पीड रेहान से बिल्कुल कम नहीं थी और इस वक्त दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी रेहान को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए रेहान ने फिर से जीरो को ऑन ऑर्डर दिया कि वह अपनी स्पीड और तेज करे। रेहान का ऑन ऑर्डर मिलते ही पहले तो जीरो ने रेहान की कंडीशन को और उसके हेल्थ इशू को समझा, और इसके बाद जब उसे सब कुछ नॉर्मल लगा तो उसने रेहान के ऑन ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल होने की वजह से रेहान चाहे जो ऑर्डर दी, पर जीरो सबसे पहले इंसान की हेल्थ को चेक करती है और उसके बाद ही उस कमांड को एक्सेप्ट करती है। अगर इस वक्त रेहान की हेल्थ डेंजर न में होती या उसके आसपास होती तो जीरो तुरंत रेहान का ऑन ऑर्डर एक्सेप्ट करने से मना कर सकती थी। ईशान का जो अरेना बना हुआ था वह एक स्ट्रेट लाइन में बना हुआ था, इसीलिए दोनों कार एक साथ ऑलमोस्ट बराबर चल रही थी। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि रेहान इतनी स्पीड से गाड़ी इसलिए चला पा रहा था क्योंकि जीरो उसका साथ दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैक, जिसके पास ना जीरो था ना कुछ और, फिर भी वह बराबर की टक्कर रेहान को दे रहा था। इसीलिए ना चाहते हुए भी रेहान को जैक की स्किल्स और उसका टैलेंट एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और इस भी मानना ही पड़ा कि उसका जो एटीट्यूड है वह ऐसे ही नहीं है, उसमें सच में काबिलियत थी। इसीलिए उसको घमंड करने का कहीं ना कहीं पूरा हक भी था। हालांकि ऑडियंस एरिया में खड़े लोगों को ऐसा नहीं लगता था। कहीं ना कहीं ईशान को यह बात पता चल गई थी कि जैक ने जरूर कुछ किया है, इसीलिए रेहान की कार उतनी ज्यादा स्पीड से नहीं चल पा रही है जितनी उसकी कैपेसिटी है। कुछ देख ली, सामने अपने दिमाग पर जोर दिया, तब जाकर उसे समझ आया कि असल में जैक क्या कर रहा है। गुस्से में आकर उसने जोर से अपना पैर पास वाली रेलिंग पर देकर मारा, जिसकी वजह जैसे कहीं ना कहीं उस पैर में भी चोट लग गई थी। ईशान ने गुस्से से कहा, डैम इट इज। जैक ने कार शुरू होते ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सीलरेटर डिवाइस शुरू कर दिया था। असल में इस बात का पता लगाना बहुत आसान था कि किसी ने नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सीलरेटर इस्तेमाल किया है या नहीं। गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से अगर लगातार फ्लेम्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब साफ था कि उस ड्राइवर ने इसका इस्तेमाल किया है। शायद इसी वजह से रेहान को इतनी देर से इतना ज्यादा अजीब लग रहा था और चाहकर भी उसकी कार की स्पीड ज्यादा हाई नहीं हो पा रही थी। जैक ने अपनी कार में नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सीलेटर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से रेहान की हालत खराब हो रही थी। हालांकि रेहान को इस बात का पता नहीं चला था, पर दूर खड़े ईशान को इस बात का एहसास हो गया था, क्योंकि उसने काफी रेस की थी और इस तरह की हर एक ट्रिक से वह अच्छे से वाकिफ था।
ऑडियंस एरिया में जितने भी लोग खड़े थे उनमें से किसी को भी इस बात से कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि जैक ने नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सेलरेटर डिवाइस अपनी गाड़ी इंस्टॉल किया हुआ था, क्योंकि लगभग हमेशा जैक कार रेसिंग शुरू होते ही इस डिवाइस को कर देता था और इसके पीछे का कारण हर कोई जानता था। वहीं दूसरी तरफ जैक भले ही रेस शुरू होने से पहले रेहान को एक ड्राइविंग मास्टर मानने से भी इनकार कर रहा था, पर फिलहाल मन ही मन में जैक को भी लग रहा था कि रेहान वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। मैच शुरू होने से पहले ही जैक ने अपने मन में सोच लिया था कि यज उसे जो भी उससे लड़ने के लिए आएगा वह उसे हर हाल में हराकर छोड़ेगा, खास करके रेहान, जिसके साथ उसने काफी अलग किस्म की शर्त लगाई थी और जिसके एटीट्यूड से उसे कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ रहा था। इसीलिए रेहान को तो जैक हर हाल में सिर्फ हराना ही नहीं चाहता था, बल्कि मौका मिलने पर उसे इसी रेसिंग फील्ड में कुचल देना चाहता था। रेहान के एटीट्यूड को देखकर जैक को शुरू से ही लग रहा था कि रेहान में कुछ तो बात है। जो रेहान की बोली हुई हर एक बात से जैक को फर्क पड़ रहा था, भले ही वह दिखाना आ रहा हो। यही सब सोचकर जैसे ही रेस शुरू हुई तो शुरुआत से ही जैक ने रेहान को कमजोर समझने की भूल नहीं की, बल्कि रेहान को बराबर की टक्कर देता रहा। जिस स्पीड के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर जैक ने रेस शुरू की थी वह ऑर्डिनरी स्पीड नहीं थी, पर फिर भी उसकी पहली चीटिंग की वजह से ही रेहान को टक्कर दे रहा था। अगर ठीक टाइम पर जैक अपनी कार में फिक्स्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सीलरेटर डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करता तो शायद अभी तक जैक रेहान से पीछे छूट जाता। भले ही कंपटीशन से पहले जैक चाहे जितनी बेवकूफ वाली हरकतें कर रहा हो, पर एक बार जब कंपटीशन शुरू हो गया तो उसने अपना सारा फोकस सिर्फ जीतने पर लगा दिया। उसे हर हाल में अपने दुश्मन को हराना था। इसीलिए जैक ने रेस शुरू होते ही उस डिवाइस को शुरू कर दिया था। हालांकि इसका एक माइनस पॉइंट यह था कि जैक इस डिवाइस को पूरे रेस के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता था। ऐसे में अगर एक बार जैक इस डिवाइस का इस्तेमाल करता है और ज्यादा टाइम तक करता है तो हो सकता है कि इससे उसकी रेसिंग कार डैमेज हो जाए और इसके इंजन में खराबी आ जाए। इसीलिए जो भी रेसर अपनी रेस के दौरान इस तरह का डिवाइस इस्तेमाल करते थे वह सिर्फ एक बार के लिए ही पूरी रेस में इस्तेमाल करते थे, ताकि उनकी कार को या इंजन को नुकसान ना पहुंचे। हालांकि और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर जैक ने अपनी स्पोर्ट्स कार को रेहान की कार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा दिया। जैक की आधी से ज्यादा बातें तो रेहान के सिर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि